जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। और साथियों, आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस चैप्टर को हम लोग इस क्लास में पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप भी बिल्कुल ध्यानपूर्वक सारे टर्म्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जो हमारा चैप्टर का हेडिंग है, जो हमारे चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसके क्या विषय क्षेत्र हैं और क्या इसकी प्रकृति है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति के बारे में और कौन कौन से इसके विषय क्षेत्र हैं, इन सभी टर्म से हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको भूगोल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, भूगोल ये जो छोटा सा आपको शब्द लग रहा है, ये देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर वाली बात है। भूगोल का मतलब हो गया कि पृथ्वी का अध्ययन। और पृथ्वी का अध्ययन मेरे भाई, आप जितना मतलब छोटा सा टर्म समझ रहे हैं उतना छोटा है नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पे चीजें तो हैं, लेकिन चीजें क्या है, परिवर्तनशील है, मतलब बदलती रहती है। जैसे मतलब परिवर्तनशील है, जैसे आप यहाँ पर सजीव वस्तु भी देख रहे हैं, निर्जीव वस्तु भी देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य ने बनाया है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। तो इन सभी का हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो जनरली भूगोल को दो शाखाओं के रूप में बांटा गया और दो शाखाओं में इसका अध्ययन किया गया, जिसमें कि पहली शाखा आपकी भौतिक भूगोल की है और दूसरी शाखा आपकी मानव भूगोल की है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग इसको शाखाओं में विभाजित करके हम इसका अध्ययन करते हैं। ऐसे तो अगर आप बात करें तो भूगोल को ये अविभाज्य तत्व है, इसको विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ाई करने की दृष्टि से इसको विभाजित किया गया। तो भौतिक भूगोल जो कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कराता है, और मानव भूगोल जिसमें भौतिक पर्यावरण के साथ साथ हम लोग मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल में हम लोग भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, याद होगा क्लास 11th में आपको भौतिक भूगोल ही पढ़ना था। तो आपने भौतिक पर्यावरण जैसे मिट्टी के बारे में, जलवायु के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना था भौतिक भूगोल के अंतर्गत। लेकिन आज का हमारा जो चैप्टर का हेडिंग है मानव भूगोल, तो इसमें हम लोग भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे भूगोल मतलब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है, तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, जैसे हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी हमारी माता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, आपका पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं और पृथ्वी के सहायता से ही हम लोगों का जीवन यापन होता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी ने क्या किया, पृथ्वी धरती से ही ना अनाज उपजा और उसको हम लोग खाकर अपने आप को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उपस्थित, मतलब मौजूदगी हम लोग की एक्सिस्टेंस है, हम लोग यहाँ पे बरकरार हैं। तो पृथ्वी को माता कहा गया है और अंतरिक्ष को पिता की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि आप आकाश में भी देखिएगा तो आकाश में आपके बहुत सारी जैसे अल्ट्रावायलेट रे हैं, इन सबसे हमारी रक्षा कौन करता है, अंतरिक्ष करता है। तो पृथ्वी को माता माना गया है और अंतरिक्ष को पिता माना गया है। तो इसीलिए हमें ये भूगोल का पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि अगर माता पिता का हम लोग संतान हो गए ना, तो संतान का क्या कर्तव्य होता है कि माता पिता की रक्षा करना। तो इसीलिए हम लोग भूगोल का अध्ययन करते हैं, ताकि हम अपनी पृथ्वी को बचा सकें, अंतरिक्ष को भी बचा सकें। अब जहां पे हम लोग रह रहे हैं तो बचाना तो हम लोग का कर्तव्य बनता है। तो फिलहाल ये सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग का जो चैप्टर है उसमें हम लोग आते हैं मानव भूगोल प्रकृति और इसके विषय क्षेत्र पर। तो मानव भूगोल में हम लोग को भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करना है। क्लियर? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन आपको समझ लीजिए कि मानव भूगोल कहते किसे हैं। तो अनेक भूगोलवेताओं द्वारा इसका डेफिनेशन दिया गया। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपके समक्ष ये प्रेजेंटेशन रखा है कि मानव भूगोल की परिभाषाएं, जैसे रैडजेल साहब के द्वारा भी मानव भूगोल को डिफाइन किया गया, एलन सी सैंपल और पॉल विडार्डी ला ब्लास के द्वारा मानव भूगोल को डिफाइन किया गया। ऐसे देखिए, मानव भूगोल को डिफाइन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भूगोलवेता हैं, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य और ये जो हमारा वातावरण है इसके बीच का अध्ययन किया गया, तो धीरे धीरे इसको डिफाइन करने लोग शुरू कर दिए। जैसे 1859 ईस्वी में ही डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसमें उन्होंने जीवों के बारे में अध्ययन किया था और विकास और पर्यावरण पे अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपना कुछ जैसे जो होता है ना, एक व्याख्या प्रस्तुत किया था डार्विन। तो कभी पूछता था आपके एग्जामिनेशन में कि ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डार्विन है। तो याद रखिएगा। फिर जो आपके यहाँ पे रैडजेल साहब हैं, इन्होंने एक पुस्तक की रचना करी थी जिसका दो नाम दिया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है और एंथ्रोपोजियोग्राफी भी कहा जाता है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी में भी ये रैडजेल साहब ने मानव भूगोल का मतलब समझिए कि दशा ही बदल दिया, एक नया मतलब कह सकते हैं आपकी डेफिनेशन ही दे दिया। जो डेफिनेशन यहाँ पे आप
आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज हो, मानव भूगोल जो है मानव समाज हो और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या है, तो ह्यूमन समाज, जो हम लोग मनुष्य हैं, ये जो समाज है और जो ये पृथ्वी है, इसके बीच का क्या है, तो एक संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, सिंथेसिस स्टडी है क्या, मानव भूगोल है। तो रैडजेल साहब ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी के माध्यम से उसमें इन्होंने इस तरह से मानव भूगोल को डिफाइन किया कि समझिए पूरी दशा दिशाएं, मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल इन्होंने, परफेक्ट डेफिनेशन इन्होंने दे दिया। इसीलिए आप ये भी टर्म्स याद रखिएगा कि रैडजेल को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। भूगोल का पिता इरेटोस्थेनीज को, लेकिन अगर मानव भूगोल के पिता की बात करें तो कौन हो जाएंगे आपके, ये रैडजेल साहब हो जाएंगे। क्लियर, तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है कि मानव भूगोल के पिता के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो रैडजेल साहब को जाना जाता है। फिर इनके ही स्टूडेंट आपकी हुई एलन सी सैंपल। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया कि मानव भूगोल को अपने तरीके से डिफाइन किया और इन्होंने मानव भूगोल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहा कि मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। मतलब इन्होंने मानव, जो मनुष्य हम लोग क्या है, क्रियाशील हैं, काम करते रहते हैं और काम करेंगे तब ना कुछ बदलाव आएगा। अगर कहीं पे भी आपको बदलाव देखना है तो काम होना जरूरी है, वर्क डन होगा तभी जाकर उसमें बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एलन सी सैंपल ने मानव भूगोल को कहा कि जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी आप पता है पृथ्वी अस्थिर है, तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब जब परिवर्तन होता है तो वही जो संबंध स्थापित होता है उसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो मानव भूगोल कहते हैं, एलन सी सैंपल ने कहा। फिर पॉल विडाल डी ला ब्लास, इनका आगे जाके एक टर्म्स है संभावनावाद, उसमें भी इनका कुछ जिक्र आप पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आपको इतना टर्म समझ लीजिए, इसी चैप्टर में अभी जस्ट पढ़ाने वाले हैं, तो आप वहां पे इनके बारे में और भी कुछ बातों को जानिएगा। लुसियन फैब्रे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पॉल विडाल डी ला ब्लास साहब ने भी इसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी होती है इसको नियंत्रित करने वाले जितने भी भौतिक नियम होते हैं और इस पर रहने वाले जीवों के बीच जो संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना होता है उसी को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। मतलब अगर तीनों के डेफिनेशन को देखें तो लगभग कहने का तात्पर्य एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा क्या है, जैसे इन्होंने पृथ्वी पर जोर डाल दिया और यहां पर आप देख सकते हैं तो ये भौतिक नियम, जो नियम बनाए गए भौतिक नियम, कुछ जो आपके नियम है उसको हो गए और इनके संबंधों से जो संश्लेषित ज्ञान से जो संकल्पना उत्पन्न होगा उसको इन्होंने मानव भूगोल कह दिया। तो आप तीनों देखिए, रैडजेल, एलन सी सैंपल, पॉल विडाल डी ला ब्लास, तीनों का डेफिनेशन जो है मानव भूगोल को डिफाइन करता है। तो आपके एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि बताइए पॉल विडाल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल को किस प्रकार से डिफाइन किया। तो यहां पर आपको इन जो आपके डेफिनेशन है इसको डायरेक्टली रट जाना है। क्यों? क्योंकि जो बातें कही जाती है, जो डेफिनेशन जो किसी ने दे दिया तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी बुक में देखिएगा, कितना भी हाई फाई बुक हो, आपको वहां पे इनके द्वारा जो डेफिनेशन लिखा गया है यही डेफिनेशन आपको मिलेगा, यही परिभाषा आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। सो अभी आप ध्यान में रख लीजिए कि आपको क्या करना है, रैडजेल द्वारा, एलन सी सैंपल द्वारा और पॉल विडाल डी ला ब्लास द्वारा आपको ये तीनों डेफिनेशन क्या करना है दोस्त, याद कर लेना, डायरेक्टली याद कर लेना, जरा सा भी सोचना नहीं है। ठीक है कि सर इसको इजी लैंग्वेज में कर दीजिए, बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं इसको इजी लैंग्वेज में कर दीजिए। क्या ही इजी लैंग्वेज में किया जाए, क्योंकि ये तो किसी के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है ना। तो उम्मीद है कि आपको मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं जो आपको एनसीईआरटी ने पढ़ाया है, ये तीनों के द्वारा जो परिभाषा है, ये परिभाषा अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए अब क्या हुआ कि मानव भूगोल के अंतर्गत, जैसे आज से बहुत साल पहले की बात करें तो धीरे धीरे क्या हुआ, नाविकों के द्वारा, जब नाविक इधर से उधर आए, पहले तो क्या था, पहले मतलब एक जगह लोग स्थिर रह रहे थे, धीरे धीरे नाव के माध्यम से लोग इधर से उधर आने लगे, तो लोगों को पता चलने लगा कि अरे और भी देश हैं, और भी जगह है, ऐसे जगह है। यानी तो पहले के आदमी कंदमूल फल पे, जो फल कच्चा फल जो होता था डायरेक्ट पेड़ से निकला, वो पेड़ से प्राप्त हुआ, उसी फल को खाकर जीवित रहते थे, जहां है वहीं इधर उधर भ्रमण करते रहते थे। तो इस प्रकार से जीवन निर्वाह होते रहता था। तो हुआ क्या कि पुरानी विचारधारा, पहले जो सबसे पहले का हम लोग बात करें तो पहले क्या हुआ था कि मनुष्य जो था ना, मनुष्य के पास कोई भी संभावनाएं नहीं था। मनुष्य जो था वो प्रकृति के नियमों को पालने के लिए विवश था। जैसे
आपको मैंने अभी अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा सा पहले बताया था, तो आप समझिए कि लोग क्या करते, तारा को, ग्रह को, पानी को, जल को, भूमि को, आग को, सबको भगवान देवता मान के लोग पूजा करते थे पहले, ठीक है, पहले। तो इस तरह की जो आपकी विचारधारा हुई, इस तरह का जो नियम था, उसको कहा गया मानव का प्राकृतिकरण, यानी मनुष्य जो है उसका क्या हो गया, प्राकृतिकरण। और दूसरी जो हो गई प्रकृति का मानवीयकरण। जब धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य ने विकास करना शुरू किया, प्रौद्योगिकी का विकास किया, तो मनुष्य क्या हुआ कि प्रकृति को ही अपने विवश करना शुरू कर दिया, प्रकृति को अपने आप अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको सारा चीज क्लियर करूंगा। जैसे पहले हम लोग इस टर्म्स को समझ लेते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जो मनुष्य है वो नेचर के अनुसार, ठीक है, इसमें देखिए मनुष्य जो है मेरे दोस्त वो नेचर के अनुसार अपने आप को ढाल रहा है, ठीक ना। तो इसको कहते हैं मानव का प्राकृतिकरण। जब मनुष्य ने अपने आप को नेचर के अनुसार ढालने लगे तो इसको आप क्या कहिएगा, मानव का प्राकृतिकरण कहिएगा। जैसे आज से आप 200 साल पहले चले जाइए, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, तो आदमी जैसे अब गर्मी करेगा तो आदमी विवश था जी, गर्मी करेगा तो आदमी विवश था, गर्मी को झेलना ही पड़ेगा, पेड़ के नीचे रहिए। जैसे आज से आप 200-300 साल पहले चले जाइए तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि लोग नदी और तालाबों के किनारे घर बना के रहते थे ताकि गर्मी में उनको ठंडक महसूस हो। जब उसमें बाढ़ आ जाता था तो कुछ ऊंचे स्थानों पर चले जाते थे। तो वो था मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मनुष्य जो था वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, खाने के लिए से लेकर मतलब हर चीज के लिए प्रकृति पर निर्भर था। और प्रकृति की मतलब नेचर की बातों को मानता था। मतलब नेचर जैसे जल को पूजा करना, ग्रह का पूजा करना, मतलब जो भी आपके तारे की पूजा करना, पेड़ पौधे इन सब का पूजा पाठ करना, ये सब मतलब एक तरह से कहिए कि जो मनुष्य जो था वो प्रकृति को ही अपना स्वामी मानता था, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण मतलब प्रकृति को अपना स्वामी मानना, ठीक है, प्रकृति को क्या करना, अपना स्वामी मानना, ठीक है। इसमें प्रकृति को स्वामी माना जाता था। फिर दूसरा जो टर्म्स आया प्रकृति का मानवीयकरण, मतलब जो नेचर था उसका ह्यूमनाइजेशन होने लगा। नेचर का क्या होने लगा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का मानवीयकरण होने लगा। मानव ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है मेरे दोस्तों तो सभ्यता का विकास ही होता है, ठीक है। जब देखिए जब मनुष्य अगर नेचर की बातों को मानता है, समझिएगा, मनुष्य जब अगर नेचर की बातों को मानेगा तो संस्कृति का विकास होता है, संस्कृति का विकास होता है, ठीक है। और जब मनुष्य जब इसका टेक्नोलॉजी को मतलब अपना हथियार बनाता है, टेक्नोलॉजी को मानता है, टेक्नोलॉजी में अव्वल हो जाता है, तब सभ्यता का विकास होता है। जैसे घरों का बनना, नगरों का बनना, ये सब आपके होने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीयकरण हुआ, मतलब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। मानव जब तकनीक को, टेक्नोलॉजी का यूज किया और प्रकृति को अपने अनुसार ढालने में मतलब कामयाब हो गया, ढालने शुरू कर दिया। जैसे आज से अगर 200-300 साल पहले की बात करें तो आप जब बहुत तेज बारिश अगर हो जाएगी, नदी अगर भर जाएगा तो नदी पार करना मुश्किल था। फिर नाव का निर्माण हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि आज लोग क्या कर रहे हैं, पुलों का निर्माण कर दे रहे हैं, नदियों पर बांधों का निर्माण हो जा रहा है। तो ये सब क्या हो गए आपके, ये सब प्रौद्योगिकी का ही देन है। जैसे अगर आप मुझे लाइव अभी देख पा रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को अभी देख पा रहे हैं, तो किसका एग्जांपल है, जीता जागता उदाहरण टेक्नोलॉजी का है, ठीक है जी। मैं आपसे संवाद कर पा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की मदद से मैं आपसे संवाद कर पा रहा हूँ। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो मानव का प्रकृतिकरण मतलब वैसी अवस्था जब मनुष्य जो नेचर पे डिपेंडेंट था, प्रकृति पे डिपेंडेंट था। और प्रकृति का मानवीयकरण मतलब वैसी अवस्था जब मनुष्य जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मतलब नेचर को अपना स्वामी, मतलब अपने आप को नेचर का स्वामी, मतलब नेचर को अपना दास बनाना शुरू कर दे। इसको हम लोग कहते हैं मानव का प्रकृति का मानवीयकरण। अब यहाँ पर एक टर्म समझिएगा, इसी में एक छोटा सा टर्म्स और आ जाता है, नौ निश्चयवाद, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें क्या हुआ कि आपको पता है, कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते, मतलब कोई भी चीज अति नहीं करना चाहिए। तो जब मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू कर दिया, मनुष्य ने जब टेक्नोलॉजी को बना लिया, टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया, तो मनुष्य अब क्या करने लगा, नेचर को कुछ समझने ही नहीं लगा। जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंडस्ट्री बैठाना है तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी। तो इससे क्या हुआ ना कि जो बैलेंस होता है नेचर का वो बिगड़ना शुरू हो गया। तो अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर
टेलर महोदय ने एक नई अवधारणा प्रस्तुत कर डाली और उस अवधारणा का नाम है नौ निश्चयवाद की अवधारणा, जो कि मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो उसको भी समझिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग मानव के प्रकृतिकरण को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं कि आखिरकार मानव का प्रकृतिकरण क्या था। और अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे कि मानव के प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं तो आप क्या जवाब देंगे, यानी कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का क्या हो रहा है, नेचुरलाइजेशन हो रहा है। ह्यूमन क्या कर रहे हैं, नेचर के प्रति, नेचर को अपना स्वामी मान रहा है। तो मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। देखिए क्या कहता है, पहला ही पॉइंट कहता है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, इसी को कहा गया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। दूसरा है कि जब प्रौद्योगिकी का स्तर कम था तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य विवश था। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। मतलब कि मानव का प्रकृतिकरण को ही आप कह सकते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। देखिए यहाँ पर टर्म्स जो है लिखा गया है पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ऐसा ट्रिक के जरिए समझा दूं ताकि आपको याद रहे। देखिए मनुष्य का प्राकृतिकरण मतलब मानव का प्राकृतिकरण कहने का मतलब हो गया, इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी पर्यावरण ने निश्चय कर लिया है। पर्यावरण जब निश्चय कर लेगा तो स्वामी कौन होगा जी, नेचर स्वामी होगा, प्रकृति स्वामी होगा। यानी कि जिसमें प्रकृति स्वामी है, यानी आप ऐसे टर्म समझ सकते हैं कि जिसमें मानव का प्राकृतिकरण हो गया, उसी टर्म्स को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। अगर आप इस टर्म्स को समझ लेते हैं ना तो चैप्टर समझिए लगभग समाप्त हो जाएगा आपका, क्योंकि मेन टर्म्स यही है। मेन दो कुछ आपके टर्म्स है जैसे कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद, इन सभी टर्म्स को आपको अच्छे से समझना है। तो समझिए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग बात करें मानव का जो आपका प्रकृतिकरण हुआ, इसको दूसरे शब्दों में हम पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण ने क्या किया, निश्चय कर लिया। ऐसे आप समझ लीजिए रफ आइडिया में, ठीक है। तो जब प्रौद्योगिकी का स्तर क्या था, बहुत कम था, टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, तब क्या हुआ था कि मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था, विवश था, और इसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। तीसरा आप देखिएगा टर्म कि इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था। मतलब ऐसी जो अवस्था थी, ऐसा जो पीरियड चल रहा था, टाइम चल रहा था, इसमें मनुष्य जो था वो नेचर की सुनता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत भी होता था, मतलब डरता भी था और उसकी पूजा भी करता था। मैंने बताया आपको किस रूप में जी, ग्रहों के रूप में, नक्षत्रों के रूप में, पेड़ पौधे, अग्नि, जल, इन सभी चीजों के रूप में क्या करते थे, मनुष्य उनकी पूजा करते थे और उनके अनुसार ही अपने आप को ढालने के लिए बाध्य थे, विवश थे। अगर बरसात होगा तो बारिश का मार झेलना है, गर्मी आएगी तो गर्मी का मार झेलना है, वर्षा, मतलब जैसा कंडीशन चलेगा उस प्रकार से आपको। जैसे आज के टाइम में क्या हो गया, अभी हमारे पास इतना प्रौद्योगिकी हो गया है कि अभी देखिए बाहर कितनी गर्मी है, और हम लोग यहाँ पे आराम से पंखा चला के मौज मस्ती के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, अगर हवाएं चलेगी तभी आपके शरीर में हवा लगेगी, अगर हवाएं नहीं चलेगी तो आपको उसी तरह से रहना होगा। इसको कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरे शब्दों में कहें तो मानव का प्राकृतिकरण। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती थी। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते थे। मतलब इस अवस्था में क्या होता था कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। सिंपल सा टर्म्स है, जिसमें नेचर को भगवान कोई मान रहा है, नेचर को अपना स्वामी मान रहा है, उसमें क्या बताइए नेचर को कोई नुकसान होगा जी, नहीं नुकसान होगा सर। तो यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देता था और मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर डायरेक्ट रूप से निर्भर रहते थे। मतलब जैसे खाना भी खाना है तो पेड़ पे डायरेक्टली उनका आत्मनिर्भरता हो जाती थी, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसी पे उनकी निर्भरता होती थी। इस तरह से मानव का प्राकृतिकरण हुआ। यानी कि आप एक टर्म समझ लीजिए, मानव का प्राकृतिकरण कहने का मतलब कि जब मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालने के लिए विवश था, जब प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, इसी को कहा गया मानव का प्राकृतिकरण, जिसमें प्रकृति जो होगा मनुष्य का स्वामी होगा। मनुष्य जो होगा वो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेगा, अपने आप को प्रकृति की पूजा करेगा, उसको कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी कि मानव का प्राकृतिकरण। टर्म्स क्लियर है, समझ में आ गया। तो मानव का प्राकृतिकरण आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अब ध्यान में रखिएगा। इसमें किसको महत्वपूर्ण माना गया जी, नेचर को महत्वपूर्ण माना गया। याद रखिएगा, ऐसे भी पूछेगा बताइए कि इसमें मानव के प्राकृतिकरण में या पर्यावरणीय निश्चयवाद में किस टर्म्स को महत्वपूर्ण माना गया है, तो आप बोलिएगा कि नेचर को महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा जो इसका अपोजिट टर्म्स आ जाता है कि अब क्या हुआ, देखिए वही निश्चयवाद कहा गया, सॉरी अपोजिट नहीं है, मैं इसके बाद वाले टर्म्स को समझाना, ये प्रकृति का मानवीकरण ये इसका अपोजिट है। लेकिन अभी यहाँ पर जो हम लोग का टर्म्स आया पर्यावरणीय निश्चयवाद, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस टर्म से
सवाल बन जाते हैं, ठीक है, कि पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध किससे है। तो ये बातें आपको समझनी होगी, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध तो कहता है कि यह पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार क्या होता है कि भौगोलिक संरचना, जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु पर्यावरण का निर्माण करते हैं और यही पर्यावरण समाज, राष्ट्र, संस्कृति, जीवन शैली, विकास आदि को नियंत्रित करता है। देखिए इस अवस्था में क्या होता है निश्चयवाद में, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा जी सेम टर्म्स है ना, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहिए या मानव का प्राकृतिकरण कहिए, दोनों क्या है तो सेम टर्म्स ही आपके हैं। तो इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था तथा प्रकृति की पूजा करता था, है ना, सेम टर्म्स बालक, बिल्कुल। इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था, मतलब जब नेचर के समक्ष मानव क्या है, निष्क्रिय है, उसका कुछ नहीं चलने वाला है, पर प्रकृति के अनुसार ही मानव स्वयं को ढालता था। और इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया था। इस सामंजस्य को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। पर्यावरणीय निश्चयवाद कहने का मतलब कि जब मनुष्य जो है, सिंपल सा मेरी तरफ ध्यान दीजिए और सुनिए, समझिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद का मतलब हो कि जब मनुष्य जो है प्रकृति की सुने, प्रकृति को सुनकर क्या करे, अपने आप को ढाल ले, नेचर के अनुसार अपने आप को ढाल ले, इसी को कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद, या आप इसी को कह सकते हैं मानव का प्राकृतिकरण। तो क्लियर हो गया पर्यावरणीय निश्चयवाद और मानव का प्राकृतिकरण। तो आइए अब जस्ट हम लोग इसके अपोजिट टर्म्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और वो टर्म्स है क्या कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। मतलब अब नेचर का क्या हो रहा है, ह्यूमनाइजेशन हो रहा है, प्रकृति का मानवीयकरण हो रहा है। जैसे अब मानव क्या कर देता है कि समय के साथ नेचर के नियमों को समझ के, जैसे देखिए हुआ क्या ना कि जैसे पत्थर से पत्थर को रगड़ा गया तो आग की खोज हो गई, ठीक है, पत्थर से पत्थर को रगड़ कर आग की खोज हो गई। लोगों के अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगा। कहा जाता है कि मानव ऐसे भी जिज्ञासु होता है, तो धीरे धीरे बैठे हुए किसी को मन थोड़ी लगता है, कुछ ना कुछ तो करते ही रहता है, कुछ नहीं तो कोई काम में बिगाड़ेगा चाहे कुछ करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आदमी करते ही रहता है। तो मनुष्य क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तो वही हुआ कि मनुष्य जिज्ञासु थे और प्रकृति के नियमों को समझ के, जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ने पर जब आग लग रहा है तो और भी लोगों ने जो ये आपका अग्नि के नियमों को समझ लिया, लोगों ने घर्षण के नियमों को समझ लिया, घर्षण करने पे ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो इन चीजों को समझ के धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का विकास होना शुरू हो गया और मानव ने क्या किया, तकनीक को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया, ठीक है। उदाहरण के लिए कृषि, खेती करना मनुष्य सीख गया। अब पहले क्या था कि जो पेड़ अगर जंगल में उपजा हुआ है उसी में से फल हमें प्राप्त होगा तो हम खाएंगे, लेकिन अब मनुष्य ने क्या कर लिया, कृषि करना शुरू कर दिया। देखिए कृषि करना मनुष्य ने शुरू कर दिया तो कृषि हो गया, नगर बसने लगा, पुलों का निर्माण होने लगा, महासागरों पर समुद्री मार्ग बनने लगा, अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाने लगे। तो ये सारे चीज होने लगे मनुष्य जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लिया। तो इससे क्या होगा, अब बताइए, जैसे अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ा गया तो उससे हमें मौसम के बारे में पता चलने लगा। बारिश आने से पहले हम लोग को पता चल जा रहा है कि कब बारिश होने वाली है, कब गरज होने वाली है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें जानकारियां मिल जा रही है और उसके अनुसार हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं, बचा ले रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो मनुष्य ने जब टेक्नोलॉजी का यूज किया तो अब क्या, यहाँ पर आप खुद सोचिए, अब क्या हम लोग प्रकृति को अपना मतलब प्रकृति के हम लोग स्वामी मानेंगे जी? इसमें नहीं ना, इसमें स्वामी कौन हो गया, मनुष्य स्वामी हो गया। क्योंकि मनुष्य जो है ना प्रकृति के नियमों को भी फेल कर दे रहा है, मतलब प्रकृति के नियमों का मतलब उसको कंट्रोल कर ले रहा है, उसको अपने तरीके से मैनेज कर रहा है कि नहीं मैनेज। पहले क्या था कि बारिश होगी मतलब तो बारिश में भीगना है, पता नहीं चलेगा कब बारिश होने वाली है कब नहीं, लेकिन अब पता चल जा रहा है कि बारिश कब होने वाली है। तो इसको कहा गया क्या, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। मतलब मनुष्य ने क्या कर दिया, धीरे धीरे संभावनाओं को जन्म देना शुरू कर दिया। जैसे कृषि करके, नगरों को बसा करके, नदियों पे बांधों का निर्माण कर करके, पुलों का निर्माण करके, अंतरिक्ष में उपग्रहों को भेजकर मनुष्य ने क्या किया भाई कि संभावनाओं को जन्म देना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद प्रकृति, ऐसे भी देखिए नेचर जो है ना हर चीज में अवसर देती ही देती है आपको, पढ़ाई से लेकर हर चीज में। तो नेचर ने क्या किया कि मनुष्य को अवसर प्रदान किया और मानव उसका उपयोग किया और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो गया। मतलब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना, इसी को कहा गया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो इसमें बताइए स्वामी कौन हुआ, प्रकृति की मनुष्य, मनुष्य स्वामी हो जाएगा। अच्छा नेचर ऑफ, उसमें क्या हुआ, पुरानी विचारधारा जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है उसमें कौन स्वामी होगा, नेचर स्वामी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं टर्म्स कि बताइए प्रकृति का मानवीयकरण या संभावनावाद में किसको महत्वपूर्ण माना गया है, किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखिए संभावनावाद में आपको मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है और आपके पर्यावरणीय निश्चयवाद में पर्यावरण को मतलब प्रकृति को वहां पे माना गया है।
महत्वपूर्ण माना गया। तो ये टर्म्स आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है बच्चे? तो इन सारे टर्म्स को आप ध्यान में रखिएगा। और यहीं से एक टर्म्स यहाँ पे देखिए कि संभावनाओं को उत्पन्न किया जाता है, और यहीं से एक टर्म्स आपका उत्पन्न लेता है संभावनावाद, जिसको हम लोग पॉसिबिलिटीज भी कहते हैं। तो देखिए मनुष्य ने क्या किया कि धीरे धीरे संभावनाओं को जन्म देना शुरू किया। मनुष्य के पास बहुत सारे ऑप्शन आने लगे और उन ऑप्शंस को चुनकर मनुष्य अपने आप को बेहतर कर लिया, अपनी सभ्यता का विकास कर लिया। तो संभावनाओं को जन्म देने के साथ साथ इतनी सारी प्रक्रियाओं में बदलाव होना शुरू हो गया, जैसे कि कृषि हो गया, नगर हो गया, पुलों का निर्माण। तो प्रकृति ने अवसर प्रदान किया, मनुष्य ने उसका उपयोग किया। तो इसी को हम लोग कहते हैं संभावनावाद। आपके एग्जाम में सवाल पूछ जाते हैं। लेकिन अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक छोटा सा टर्म्स यूज किया था कि अति सर्वत्र वर्जते, मतलब हमें अति किसी भी चीज में क्या करनी चाहिए, वर्जना चाहिए, कम करना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। तो क्या हुआ कि मनुष्य जब अब संभावनाओं को जन्म देना शुरू किया ना, तो अब प्रकृति को देख ही नहीं रहा है, नेचर को, मतलब खुलेआम चुनौती। भाई हम मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। अब देखिए जैसे कि फैक्ट्रियां बैठ रही है, नदी में पूरा पानी, गंदा पानी सबका बहाव हो रहा है। मतलब अब नेचर को इतना लोग करने लगे, क्या ही करने लगे कि नेचर मतलब धीरे धीरे अनबैलेंस्ड होना शुरू हुआ। तो भूगोलवेताओं का काम क्या होता है? इन सभी चीजों पे ध्यान नियंत्रण करना। तो एक हमारे अमेरिका के महान भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर महोदय ने एक नई विचारधारा प्रस्तुत कर डाली और उसको कहा गया नौ निश्चयवाद। उन्होंने कहा कि देखो भाई, इसको मध्यम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ये मध्यम मार्ग विचारधारा के नाम से भी जानी जाती है। रुको और जाओ अवधारणा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे रुको और जाओ, उन्होंने इसको इस प्रकार से कहा कि जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो आप देखते हैं सड़क पे ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ रहता है। लाल का मतलब करो प्रतीक्षा, पीली कहती हो तैयार, हरे रंग की बत्ती हो तब करो सड़क को झटपट पार। आपने सुना होगा। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि देखिए रुकिए और विकास कीजिए। ठीक है, रुकिए और विकास कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अंधाधुंध अपना विकास कीजिए, मतलब प्रकृति के नियमों को भी समझिए। ठीक है, अपना विकास कीजिए, कोई नहीं रोका है आपको। सभ्यता का विकास होना चाहिए, सभ्यता बननी चाहिए, लेकिन आप प्रकृति के, नेचर के नियमों को भी समझिए। ऐसा नहीं कि अब जंगलों को पूरा नष्ट होने से नहीं बचाइए, पूरा जंगलों को नष्ट कर दीजिए, तो इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो एक नई विचारधारा का उत्पन्न हुआ, उसको कहा गया नौ निश्चयवाद की संकल्पना, नियोडेटोनिज्म कहा गया। देखिए इस विचारधारा को जनक ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं, और यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है, और इसे मध्य मार्गी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य मार्गी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे रुको और जाओ निश्चयवाद अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। रुको और जाओ आपके एग्जामिनेशन में बड़ा फेमस है कि रुको और जाओ अवधारणा किसे कहा जाता है, तो इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति से अलग होकर रह सकता है, नहीं पूरी तरह से प्रकृति पे डिपेंड होकर रह सकता है। इस विचारधारा में यह कहा गया कि भाई आप ना तो पूरी तरह से नेचर से अलग होकर रह सकते हैं, नहीं पूरी तरह से उस पर डिपेंड होकर रह सकते हैं। प्रकृति पे विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना होगा, और प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप औद्योगिकरण कर रहे हैं तो जंगलों को नष्ट होने से आपको बचाना चाहिए। यह कहा गया ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा। बात सही भी है भाई, जब आप अपनी सभ्यता का विकास कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने आप का विकास कर रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल ही कर्तव्य नहीं बनता है कि आप नेचर को ना समझें। मतलब नेचर को भी ध्यान में रखें, आप अपना विकास कीजिए ना, रोका हुआ नहीं है, आपको विकास करने से कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन हाँ, नेचर को समझिए, नेचर के नियमों को समझिए, उसको भी मतलब आप खराब मत कीजिए। पूरा मतलब एक तरह से अपने आप को स्वामी बनाइए, लेकिन किसी को नीचा दिखा के नहीं, किसी को गिरा के नहीं। ये बात यहाँ पे कही जाती है कि अपना विकास कीजिए, लेकिन आपको प्रकृति को भी ध्यान में रखते हुए अपना विकास कीजिए। तो इसको कहा गया, देखिए याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल बनते हैं कि नौ निश्चयवाद की अवधारणा को अन्य नाम थे, जैसे मध्य मार्गी विचारधारा या आप रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा। इसमें एक ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल भी मैंने आपको जिस प्रकार से दिया। तो ये सारे टर्म्स को आप समझिएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करें कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। देखिए इसके प्रकृति और विषय क्षेत्र हम लोग को पढ़ना ही था, तो इसके विषय क्षेत्र के बारे में बात करें तो जैसे देखिए मानव भूगोल, इतिहास भी मानव भूगोल का क्या है, तो एक प्रकार से आप विषय क्षेत्र है ना। कैसे? क्योंकि हम लोग उसमें भौगोलिक दशाओं के बारे में, लोगों की जीवन शैली के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब मानव भूगोल का क्षेत्रीय अध्ययन ही तो ना है। भौतिक पर्यावरण का क्षेत्रीय आधार पर जब अध्ययन करेंगे तो मानव भूगोल हो गया। जैसे मान लीजिए भौतिक पर्यावरण में आपको गेहूं के बारे में पढ़ना है, भौतिक पर्यावरण में वनस्पति के बारे में पढ़ना है, और जब उसको हम लोग गेहूं के रूप में पढ़ेंगे तो वो मानव भूगोल के अंतर्गत। जब क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करेंगे तो कहता है कि मानव भूगोल जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। अगर हम लोग इसके विषय क्षेत्र की बात करें बालक, तो
पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्व को समझने के लिए व उनकी व्याख्या करने के लिए, जितने भी पृथ्वी तल पे वस्तुएं पाई जाती है, मानवीय तत्व है, उसको समझने के लिए उसकी हमें जब व्याख्या करनी होती है तो इसलिए हम लोग मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान में सहयोगी विषय, जैसे जब हम लोग को व्याख्या करना होता है, ठीक है, मानवीय गतिविधियों की व्याख्या करनी होती है, तब उसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान में समाज के बारे में जान लेते हैं, मनोविज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सैन्य विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यटन, यात्रा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सभी का हम लोग घनिष्ठ मतलब इसका हम लोग को ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं और इससे हम लोग के ज्ञान का विस्तार भी होता है और इससे उपक्षेत्र का भी विकास होता है। जैसे कुछ मैंने यहाँ पे उपक्षेत्र भी आपको बताए हैं, तो आप देखिएगा समय के साथ मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से हुए। तो समय के साथ जैसे समय जैसे जैसे बदलते गया उस तरह, जैसे पुराने टाइम में, जैसे आप इसको कह सकते हैं प्राचीन काल में, आरंभिक उपनिवेशिक युग मतलब प्राचीन काल में। प्राचीन काल में क्या हुआ दोस्तों, आरंभिक उपनिवेशिक युग में अन्वेषण और विवरण होने लगा, मतलब खोज होने लगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिमिनेशन। और यहां से आप ध्यान में रखिएगा, यहां से अब आपके एग्जामिनेशन में सवाल भर भर के आ रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सेट करने वालों का सेट करते करते अब मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अब मतलब आम हो गए हैं, ठीक है, चैप्टर से पूरा क्वेश्चन निकल गया ऑब्जेक्टिव का। तो अब इन सभी टर्म से आपके एग्जाम में ना भर भर के सवाल बन जाते हैं कि आरंभिक उपनिवेशिक युग में क्या उपागम था, ठीक है, मानव भूगोल का क्या उपागम था, तो अन्वेषण और विवरण। पूछ देगा उत्तर उपनिवेशिक युग में मानव भूगोल के क्या उपागम थे, तो प्रादेशिक विश्लेषण, मतलब स्थानिक प्रदेश के बारे में, जैसे विश्व के विभिन्न भूभागों का अध्ययन करना। अन्वेषण और विवरण जैसे ज्योतिष संबंधी ज्ञान में वृद्धि हो गया। अंतरयुद्ध की अवधि जो 1930 का दशक था, इसमें क्षेत्रीय विभेदन हो गया, जैसे किसी क्षेत्र विशेष की विशेषता और अन्य भागों में इसका अंतर करना। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन आ गए, जैसे कंप्यूटर की खोज होना शुरू हो गया, वैज्ञानिक नियमों मानव द्वारा का व्यापक उपयोग हो गया, मानवीय क्रियाओं का मानचित्र प्रारूप निर्माण हो गया, मानचित्र भी आने लगा। 1970 का दशक में क्या हुआ, मानवीय और व्यवहारिक चिंतन होने लगा, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भूगोल का महत्व आने लगा। और 1990 के दशक की बात कर लें तो भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद, इसको आधुनिकतावाद या आधुनिक युग भी आप कह सकते हैं, तो ये होने लगा। जैसे भूगोल के सामान्य सिद्धांत के बदले विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थितियों में अध्ययन पर बल देकर मानव कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करना। तो आपके एग्जामिनेशन में देखिए सवाल कैसे बनेंगे, एग्जाम में सवाल बनते हैं कि आरंभिक उपनिवेशिक युग में मानव भूगोल के क्या उपागम थे, तो अन्वेषण और विवरण। ऑप्शन में ये चारों रहेगा, ठीक है, अन्वेषण, विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, तो आपको वो लगाना है, याद करना होगा इसको। पूछ देगा कि उत्तर उपनिवेशिक युग में मानव भूगोल के क्या उपागम थे, तो प्रादेशिक विश्लेषण। और ये इसका क्या है, इसका ये मतलब समझिए एक तरह से समझाया गया है कि प्रादेशिक विश्लेषण क्या होता है, क्षेत्रीय विभेदन क्या होता है, स्थानिक संगठन क्या होता है, मानवीय और व्यवहारिक चिंतन क्या होता है, भूगोल में आधुनिकतावाद क्या होता है, तो इन बातों को वहां पे समझाया गया। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे विषय क्षेत्र के बारे में, तो आइए देखिए विषय क्षेत्र, जैसे अगर हम लोग सामाजिक भूगोल के टर्म्स में अगर मानव भूगोल को देखें, मानव भूगोल जो है सामाजिक भूगोल से किस प्रकार से संबंधित है, तो आप देखिए इसमें हम लोग व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं, व्यवहारवादी भूगोल जिसमें मनोविज्ञान जिसको हम लोग कह देते हैं, सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र हो गया, सामाजिक कल्याण का भूगोल कल्याण अर्थशास्त्र हो गया, अवकाश का भूगोल समाजशास्त्र हो गया, सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान हो गया, लिंग भूगोल समाजशास्त्र, ऐतिहासिक भूगोल इतिहास के बारे में, चिकित्सा भूगोल महामारी विज्ञान के बारे में। तो जैसे कि सामाजिक भूगोल में चिकित्सा भूगोल किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सामाजिक भूगोल जो है या चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। कैसे, क्योंकि हम लोग चिकित्सा भूगोल में महामारी विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं जो कि मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए हम लोग इसको इस उपक्षेत्र में रख सकते हैं। तो सामाजिक भूगोल से ऐसे एग्जाम में सवाल वो देगा, बता देगा, लिख देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, इस ऑप्शन में से कोई ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा ये सामाजिक भूगोल हो गया। फिर आपके नगरीय भूगोल में आपके नगरीय अध्ययन हो जाते हैं। राजनीतिक भूगोल में आपका निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, जिसमें कि राजनीतिक विज्ञान और सैन्य विज्ञान आ जाता है आपका। जनसंख्या भूगोल में हम लोग जनसांख्यिकीय के बारे में पढ़ते हैं, मतलब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जनसांख्यिकीय संरचना के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपका आवास भूगोल में हम लोग नगर और ग्रामीण नियोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में सवाल जो है ना दोस्त वो इस वाले से बनता है, सामाजिक भूगोल से बहुत ज्यादा बनता है और राजनीतिक भूगोल से बन जाता है, और यहाँ पर एक आर्थिक भूगोल है। इन तीनों से आपके एग्जामिनेशन में सवाल भर भर के बन जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। भर भर के मतलब टोकरी भर भर के सवाल बनेगा, याद रखिएगा। जैसे संसाधन भूगोल से आपका संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि भूगोल से कृषि विज्ञान, उद्योग भूगोल औद्योगिक अर्थशास्त्र, विपणन भूगोल हो गया, पर्यटन भूगोल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल हो गया। तो आर्थिक भूगोल से भी आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं, तो याद रखना है। यहाँ पे देखिए आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र पूछेगा एग्जाम में, तो ये सब आपके हो गए।
फिर आपके पूछ देगा राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल। आपको अगर पूछ दे सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे टर्म्स को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपने पढ़ा, देखिए मानव भूगोल के डेफिनेशन को पढ़ा, फिर मानव भूगोल के क्या अर्थ हैं, क्या इसके प्रकृति है। मानव भूगोल में आपने मानव के प्राकृतिकरण के बारे में, प्रकृति का मानवीयकरण के बारे में, नौ निश्चयवाद के बारे में, पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में, संभावनावाद के बारे में, आपने इन सभी टर्म्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो आपने पढ़ा, सबसे पहले जो था पर्यावरणीय निश्चयवाद, जो कि सबसे पुरानी विचारधारा थी, जिसे आप मानव का प्रकृतिकरण भी कह सकते हैं। फिर आपने संभावनावाद पढ़ा, जिसे प्रकृति का मानवीयकरण कह सकते हैं। प्रकृति का क्या हो गया, मानवीयकरण हो गया, ठीक है। यानी मानव का प्रकृतिकरण पुरानी विचारधारा, फिर प्रकृति का मानवीयकरण, ये आपकी हो गई। फिर उसके बाद आपने नौ निश्चयवाद अवधारणा के बारे में पढ़ा, जिसको रुको और जाओ निश्चयवाद कहा गया। फिर आपने मानव भूगोल के विभिन्न उपक्षेत्रों के बारे में पढ़ा, तथा मानव भूगोल का किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान से संबंध है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा। और जनरली चैप्टर में आपके इतने ही टर्म्स आपको पढ़ने थे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारे टर्म्स समझ में आए होंगे। इसका जो PDF है, आपको हमारे ऐप में जाइएगा तो क्लास नोट्स में आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट स्टडी ऐप जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा तो वहां से आपको ऐप में क्लास नोट्स करके मिलेगा और वहीं से आपको सारा PDF मिल जाएगा, ठीक है। फ्री में PDF अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस जो चैप्टर है इसका आपको क्वेश्चन आंसर सब प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप सर्च कीजिएगा ज्योग्राफी बाय सॉफ्ट स्टडी, इस तरह से सर्च कीजिएगा तो आपको क्लास 12 ज्योग्राफी बाय सॉफ्ट स्टडी आप सर्च कीजिएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यूट्यूब पे ही सर्च करना है या डायरेक्ट सॉफ्ट स्टडी चैनल को सर्च करके आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से सारे वीडियोस को एक सीक्वेंस सीरीज में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो NCERT के इस क्रम में आज का हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था उसका मैंने डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन कराया। उम्मीद है कि आपको सारे टर्म समझ में आएंगे। अगर किसी को कोई टर्म ना समझ में आए तो बता सकते हैं, क्योंकि अगला क्लास हम लोग का इसका क्वेश्चन आंसर का होने वाला है, तो उसमें मैं उन टर्म्स को समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, सबको आपको सारा टर्म तो समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा तथा अपने 2 मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।